Assalamu alaikum, Mehnaz Akbar Aziz with Life Talks. Today we have a very special professional woman with us, who is one amongst the only one in Sindh. And इससे पहले कि मैं उनका डिटेल में तारुफ कराऊं, मैं थोड़ा सा उन्होंने जो रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा था उसमें से उनके प्रोफेशन के बारे में वो क्या लिखती हैं वो पढ़ के सुनाऊंगी। वो लिखती हैं, द वर्क दैट आई डू फॉर अ लिविंग इज द स्टफ ऑफ नाइटमेयर्स। और ये पढ़ने वाला आर्टिकल था। तो हमारी स्पेशल गेस्ट का नाम है डॉक्टर सुमैया सैयद तारिक, एंड करंटली शी इज सर्विंग एज अ पुलिस सर्जन इन कराची, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और वो शी इज द ओनली वुमन मेडिको लीगल ऑफिसर हेडिंग द डिपार्टमेंट। शी इज हेडिंग द मेडिको लीगल डिपार्टमेंट, और फर्स्ट वुमन डॉक्टर एक्सपर्ट इन फोरेंसिक साइंसेस। दैट्स अ लॉट, मगर इसके बाद भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। और एमबीबीएस इन्होंने किया हुआ है डाउ मेडिकल कॉलेज से, और इन्होंने एंटी रेप सेल्स इस्टेब्लिश किए हैं 3-4 सिटीज़ में, जिसमें पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान एंड कराची। एंड शी इज़ फैकल्टी एट सिंध जुडिशल एकेडमी एंड सिंध पुलिस एकेडमी। और स्पेशलिस्ट क्लिनिकल मैनेजमेंट हैं, सेक्सुअल जेंडर बेस्ड वायलेंस की, और जेंडर स्पेशलिस्ट हैं। और एक जिसमें मैं और डॉक्टर सुमैया खट्टा काम कर रहे हैं, वो स्पेशल कमेटी एंटी रेप एक्ट की 2021 की, जो कि हम रोल आउट कर रहे हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो डॉक्टर सुमैया का काम जो है वो मैं समझती हूँ कि बड़ा दिलखराश है। बड़े केसेस को ये लेती हैं। एक्चुअली जब आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं, मर्डर, रेप, होमोसाइड, सुसाइड, नागहानी आफ्तर जहाज का गिर जाना, उसमें से ऑटोप्सीज करना, मतलब सोसाइटी के गंद में है। एक तरफ तो बिल्कुल गरीब लोगों के साथ हैं जिनको कि इंसाफ ही नहीं मिलता, और दूसरी तरफ उन लोगों को भी देखना पड़ता है जो बहुत अमीर हैं, जो पतली गली नाप के इंसाफ को झुटला के चले जाते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर सुमैया सईद तारिक, and please tell us what are you doing and what not are you doing. I mean, you are somewhat doing so many things at the same time. समझ नहीं आता कि किस चीज के ऊपर फोकस करें। तो let's start with the cases that you do, because you are the only forensic doctor, female forensic doctor. अच्छा, thank you so much. But I head the department, yes. So I'm perhaps the first one, I hope not the last, to head the medical legal section in the province of Sindh, Karachi, that is. And I am not, like I said, I am here, there, and everywhere. True. I do my medical legal examinations, my postmortems that are referred to me, and I'm also dabbling in lawmaking, policy development. I'm also an activist for human rights, for gender rights, for minority rights. I'm also a master trainer, notified master trainer by the Health Department, Government of Sindh, and internationally certified. तो काम तो बहुत सारे कर रही हूँ मैं, और आई थिंक मौका है एंड हिम्मत है और एनर्जी लेवल्स हैं, तो करते रहना चाहिए। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू दीज डेज। और हो सकता है 2-3 काम मैं भूल गई हूँ, वो मुझे शायद याद ना हो। हाँ, जो आप मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग करती हैं, मेरा ख्याल है उसका आपने इतना जिक्र नहीं किया, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल। डॉक्टर साहबा, लेट्स स्टार्ट जी। विद द आपने जो आर्टिकल लिखा था उसमें उस बच्ची का लिखा था हु वाज बीइंग रेप्ड बाय हर फादर, एंड देन आई थिंक आइदर शी कमिटेड सुसाइड और द फादर गेव हर पेस्टिसाइड, एंड देन यू हैड टू डील विद दैट केस। तो उस तरह के केसेस का यस। बताइए। क्योंकि एक तरफ तो वो केस है और इंसाफ दिलाना है, दूसरी तरफ लाइक हमारा कानून का सिस्टम है जो कि बड़ा मुश्किल है उसके साथ। सो इट्स नॉट जस्ट दैट जी। यू आर द डॉक्टर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, बट यू हैव टू ऑल्सो इंश्योर दैट दे गेट जस्टिस। सो वो जरा अपने थोड़े से केसेस के बारे या में बताइएगा। अच्छा, ये जो केसेस होते हैं ना, जो ये आपने पर्टिकुलर ये इस केस का हवाला दिया, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। मुश्किल ऐसे कि अच्छा, ये जो बच्ची जिसका आप जिक्र कर रही हैं, इसने तो अपने हाथ पे लिखा था कॉपी जरूर पढ़ना,
ये वही वाला केस है, अगर मैंने गलत नहीं हूं तो ये 2000 आई थिंक 11 या 12 का केस है, जिस वक्त ये मेरे पास आया था। शब बारात का वो था, दूसरा दिन था। एंड इस रात इस बच्ची ने हलवा जो था उसके अंदर रैट पॉइजन मिला के खा लिया था। वजह यही थी कि बाप की ज्यादती थी मुसलसल, माँ की बेचारगी थी, लाचारी थी, और ये बच्ची बच नहीं पा रही थी उस सारे माहौल से। इसके दो तीन एंगल्स हैं। मेडिकल एंगल को आप थोड़ा देर को वो करिए, मेडिको लीगल है, यस, बीइंग एक्टर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमें बाद में कोर्ट भी जाना होता है, और हम वहां जाके भी इसको वो करते हैं। ना सिर्फ उसका मुआयना करना, उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाना, उसके सैंपल्स लेना, उसका कॉज ऑफ डेथ देना, बल्कि बाद में कोर्ट में जाके टेस्टिफाई भी करना। अगर वो होमिसाइड का केस है यानी मर्डर का केस है तो इसका दूसरा एंगल जो होता है वो सोसाइटी का एंगल है, साइको सोशल एंगल है, जो कि मैंने इस केस में पहली बार देखा था। दैट इज अ साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का मतलब है कि खुदकुशी के केसेस में वजह क्या थी कि एक बच्ची ने अपनी जान ले ली। ये मेरे लिए एक बड़ा, यूं समझिए कि जैसा आप चेंज नहीं, चेंज हो रहा होता है, नैरेटिव चेंज हो रहा होता है, ये वो वाला मेरे लिए केस। ऐसे केसेस मैंने और भी देखे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये केसेस नहीं आते। दिस इज समथिंग जो कि आई थिंक ये हर माशरे में ऐसे केसेस हैं मौजूद। हम कुछ बोलते हैं, कुछ हम नहीं बोलते हैं, मगर मौजूद हैं। तो ये बताइए कि आपका एक और भी बड़ा मशहूर है, मेरा ख्याल है 2022 में या 20 में एक जहाज क्रैश हुआ था जिसमें 90+ कैजुअलिटीज थी, और एक दिन में आपने पीके 34 303। ऑटोप्सीज की थी। वो कैसे मैनेज की आपने जी, 34 ऑटोप्सीज? वो जो मास डिजास्टर्स होते हैं ना, मास डिजास्टर्स में कंप्लीट ऑटोप्सीज नहीं की जाती, यानी कंप्लीट पोस्टमार्टम नहीं किया जाता उनको। हम कॉज ऑफ डेथ तक लेके जा रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं। और PK 8303 था ये, रमजान के दिन थे। और उस दिन मैं एंटर हुई थी मॉर्चरी में, आई थिंक 4, 4:30 बजे, 5, 5:15 बजे बॉडीज आनी स्टार्ट हुई थी। और मैं दूसरे दिन सुबह में वहां से निकली थी। आई वॉज देयर विद माई टीम सिविल हॉस्पिटल कराची में। और एक बस कतार थी डेड बॉडीज की जो खत्म नहीं हो रही थी। हमारा मेन जो ऐसे केसेस में होता है, जो मास डिजास्टर जो कहलाते हैं, उसमें हमारा मेन मकसद ये होता है कि इनका ना सिर्फ कॉज ऑफ डेथ हम आइडेंटिफाई कर सकें, नंबर वन। नंबर टू ये कि हम आपको ये भी बता सकें कि इनका इनका नाम क्या है, इनकी हाँ। आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्योंकि डिग्निटी इन डेथ का सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो है आइडेंटिफिकेशन। किसी को उसके नाम के साथ दफनाना, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो किसी और मजहब के हैं और उनका कोई और तरीका है कि फ्यूनरल राइट्स उनके किए जाएं, तो ये उनका हक है कि उनके नाम के साथ साथ उनके फ्यूनरल राइट्स भी उस तरीके से उनको प्रोवाइड किए जाएं। तो हमारा मकसद मैस डिजास्टर्स में ये होता है। वो हम्म। दैट वाज अ वेरी लॉन्ग हॉरिबल डे, बट वो भी गुजारना था। अच्छा, तो एक दिन में कितने केसेस आते हैं आपके पास? और particularly, you seem to be particularly passionate about the gender based violence, sexual gender based violence, and getting justice for that, and making like modalities, tools के भाई सही तरीके से हो। और खास तौर पे ये जो फेडरल लॉ है, पूरे मुल्क के लिए नेशनल लॉ है, तो वो उसमें आप यू आर वेरी वेरी एक्टिव इन डेवलपिंग द इम्प्लीमेंटेशन टूल्स। तो उसके बारे में बताएं, और उसके केसेस क्या आते हैं, व्हाट व्हाट ड्रू यू टू इट? मतलब क्या आपने देखा कि कोई, मतलब ज्यादातर लोग तो बड़े कतराते हैं इस चीज से क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बस जी, डॉक्टर्स भी मुझसे पूछते हैं व्हाई डू यू डू दिस। डॉक्टर्स भी मुझसे पूछते हैं, मेरे जो अपने फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं व्हाई डू यू डू दिस, व्हाई कुडंट यू हैव बिकम अ गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन बन जाती, पीच कर लेती। तो कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह मियां ने इस काम के लिए रखा होता है, जो बाकी और नहीं कर रहे होते हैं। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने चूज किया है मुझे कि मैं ये मुश्किल काम करूंगी। मेरा पहला केस जो था वो एक बच्ची का था, छोटी बच्ची थी। मैं 1999 की आपको बात बता रही हूँ। जी। उसको उसके स्कूल में टीचर ने रेप किया। एंड वो केस जो था ना, वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब आप सोचिए कि अभी 1 महीना हुआ है मुझे आए हुए। उस केस की वजह से मैंने किताबें खोली, मैंने किताबें खोल के पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको समझा, समझने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से लिखा, एंड देन कोर्ट में जाके उसको डिफेंड भी किया। तो 14 साल सजा हुई उस कल्प्रिट।
जो अलेज्ड अक्यूज था उसको कोर्ट ने 14 साल की सजा दी। वो आई थिंक वो दैट सेट द रोड दैट आई वाज सेट टू फॉलो। मतलब उसके बाद से जज साहब के रिमार्क्स थे मेरे, मेरे एक बहुत अच्छा तारीफी एक लेटर दिया उनकी तरफ से मिला। वो ये था कि डॉक्टर साहिबा, यू आर चोजन और मेड फॉर दिस फील्ड। आई थिंक दैट वाज द पॉइंट जब आई न्यू कि ये है मेरे लिए, ये मैंने करना है काम। मैंने नहीं फील्ड को चूज किया, फील्ड ने मुझे चूज किया। सो यस, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, केसेस में देखती रही हूँ। 2018 में जब मैंने क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस की, रेप की मैं स्पेशलाइजेशन करके आई हूँ श्रीलंका से, उसने मेरे माइंडसेट को बहुत बदला। 2016 से मैं टू फिंगर टेस्ट को प्रैक्टिस करना छोड़ चुकी थी, इवन बिफोर कि हमारा कानून ने उसको बाद में इलीगल किया है, इलीगल किया है। सो वो खत्म हो चुका था। मैं एथिक्स पढ़ रही थी, 2018 में मैं ट्रेनिंग ले लेती हूँ। तो आप समझिए कि दैट बिकेम अ पैशन, कि इन चीजों को सुधारना कैसे। डॉक्टर साहब, व्हाट इज अ टू फिंगर टेस्ट एंड कैन यू एक्सप्लेन ओके, उसकी जगह अब क्या होता है? अच्छा, टू फिंगर टेस्ट जो है वो रेप केसेस में किया जाता था। इसकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है जो जुआं दुआ के जमाने से आती है, कि जी जिस औरत के कैरेक्टर पर शक हो उन्हें, उनके उसके विजाइना को वो चेक करते थे टू फिंगर्स डाल के। अगर टू फिंगर्स के बराबर होता था विजाइना तो वो कहते थे कि ये ठीक औरत है, और अगर टू फिंगर्स से ज्यादा होता था तो वो कहते थे कि जी ये ठीक औरत नहीं है। सो दैट इज अ वेरी एंटिक्वेटेड एंड आर्केक टेस्ट टू assess द कैरेक्टर ऑफ अ वुमन। अब प्रॉब्लम ये आती है, मॉडर्न साइंस हमें ये बताती है, गायनेकोलॉजी हमें ये बताती है कि जिन औरतों के बच्चे पैदा होते हैं या जो औरतें एक खास एज से आगे चली जाती हैं, तो टू फिंगर टेस्ट वैसे ही अपनी अफादियत खो देता है। एंड ये ज्यादा खतरनाक उस वक्त हो जाता है जब इसको रेप के केस में इसलिए यूज किया जाए ताकि उस औरत की किरदार कशी करके उसके रेप को रेप नहीं अडल्ट्री बना दिया जाए। ये हम्म। एविडेंस एक्ट में भी ये चीज को खत्म कर दिया गया। पहले की बात है, ये अमेंड कर दिया गया कानून शहादत में भी, टू चेंज इट, कि हम किसी को उसके कैरेक्टर की बेस पे जज नहीं कर सकते। वी विल ओनली बी कंसर्न्ड विद व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू दैट लेडी एट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो ये टू फिंगर टेस्ट को वहां पर ये खत्म किया गया। मैंने 2016 में इसको प्रैक्टिस करना खत्म किया। हमने फोकस करना शुरू किया इंजरीज पर, कि इंजरीज में जो जो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं मुझे वो लिखनी है, रादर देन फोकसिंग ऑन टू फिंगर टेस्ट। फिर बाद में हमने जस्टिस आयशा का भी लैंडमार्क जजमेंट वो देखी। जी मेरे जी ख्याल में जी मैंने आपके साथ तस्वीर भी शेयर की है कि वो मेरे जी। लिए तो वो हीरोइन है ना, शी इज द अल्टीमेट पर्सन दैट आई कैन लुक अप टू। हम्म। तो मेरे लिए वो ना वो एक फैन मोमेंट था। सो डॉक्टर डॉक्टर उन्होंने एक सुमैया, यू, लैंडमार्क जजमेंट दी जिसके बाद इसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। yeah, you're जी। a hero yourself, you're a mentor yourself to many. Acha, let's go back to 1999 when you graduate from Dow Medical College and you're making a decision. आपके जो class fellows हैं वो lucrative jobs में जा रहे हैं, आपने ये decision किया, you start a young family and फिर वो बच्चे कैसे आपके ऑफिस में आते हैं, फिर आपकी टेबल पे एक स्नेक होता है येलो एंड ग्रीन, फिर आपके कमरे में एक पोस्टर होता है, आई एम नॉट अ क्विटर। एंड सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। इट्स नॉट लाइक, जो सुन रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि ये तो बनी बनाई ऊपर से कहीं से आ गई हैं, यू नो शी इज लाइक दैट, बट यू नो रीडिंग थ्रू ऑल योर प्रोफाइल्स एंड एवरीथिंग, इट्स बीन सच अ लॉन्ग जर्नी। और फिर इसके बाद जो मैं बात करना, एक तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए एंड योर फैमिली सपोर्ट, फिर इसके बाद हम बात करेंगे इट्स इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ, यू नो, एंड द वेल बींग ऑफ योर फैमिली। दो तीन बातें बड़ी जरूरी हैं जो मैंने करनी है। पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जर्नी तो और जी बड़ी और लंबी वो है। दफ्तर के हालात, वो जो दफ्तर के हालात थे, वो तो मुझे लग रहा था वो कबूतर की बिठें भी होंगी उधर और बोरियों में भरे हुए कागज और सब कुछ। और कितने केसेस अच्छा, करती हैं आप?
अग्रीड। अच्छा, अब जो है ना, अब तो मेरा सुपरवाइजरी जॉब है। आई एम मोर ऑफ अ टेक्निकल सुपरवाइजर एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। तो मेरे सारे एमएलओज डब्ल्यूएमएलओज मेरे पास लेकर आ रहे होते हैं केसेस के, मैडम ये केस देख लें, वो केस देख लें, या मुझे व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉल पे या इन पर्सन बुला के दिखा रहे होते हैं, जो भी वो एक एक अब मेरा सुपरवाइजरी टेक्निकल सुपरवाइजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। बट आई एम स्टिल अ हैंड्स ऑन काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मैं आपको फील्ड में एक्टिव दिखाई दूंगी, मैं भागूंगी नहीं कभी फील्ड से। आई लिव देयर, आई थ्राइव टू स्टे देयर, एक चीज। दूसरा, 1996 में मैंने पास आउट किया था टाउ मेडिकल कॉलेज से। 1999 में मेरी सरकारी नौकरी होती है आफ्टर क्लियरिंग माई कमीशन, और मैं वहां पर एज WMLO वुमन मेडिको लीगल ऑफिसर पोस्ट होती हूँ, जहां इस वक्त मैं अपने टॉप नॉच पोजिशन पे बैठी हुई हूँ। यूं समझिए कि मैं आई एम एट द पीक ऑफ माई करियर नाउ। सो वहां से कहानी शुरू होती है। फैमिली मेरी स्टार्ट होती है 2002 में। तो मेरे बच्चे मेरे साथ, छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ कमरे में आके भी बैठे हैं, मेरे साथ आए भी हैं। उनको उनकी आया के साथ छोड़ के मैंने पेशेंट्स भी एग्जामिन के। एक लंबा रास्ता था। फैमिली सपोर्ट सिस्टम शौहर की तरफ से बहुत सपोर्ट था। बच्चे जब बड़े हो गए तो बच्चों को समझ में आने लगा कि अम्मा तो बाज आने वाली है नहीं, हमें 100% तो नहीं देंगी, जिस वक्त जॉब पे जाना है तो जॉब पे जाना है। सो इट सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूड ऑन। मेरा थोड़ा सा ये रहा कि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद दी, एक तो फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड की तरफ से बहुत सपोर्ट आया, एंड सेकंड ये कि आई हैव हैड वेरी गुड बॉसेस इन द मिडिल एज वेल। एक बॉस से जिन्होंने मुझे जबरदस्ती पढ़ने के लिए भेजा, विच एक्चुअली हेल्प मी डू माई डिप्लोमा इन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। दूसरे मेरे बॉस थे जिन्होंने मुझे FCPS कराने की पूरी कोशिश की है कि मैं किसी तरीके से FCPS कर लूं। एंड अब इस वक्त मैं इनरोल्ड हूँ और मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ बायोएथिक्स में। सो एक लंबा रास्ता, लंबी जर्नी, ऐसी बनी बनाई नहीं पैदा हुई। बहुत मेहनत की है, बहुत आगे तक पहुंची हूँ। एंड देन आई मस्ट अप्रिशिएट कि फेडरल लेवल पर स्पॉट होना, आइडेंटिफाई होना अमंग्स द एंटायर कंट्री, और फिर उस ऑनर पे आना कि एक मैं पार्लियामेंट्री स्पेशल कमेटी में एज अ मेंबर नॉमिनेट होती हूँ। एंड आई एम थैंकफुल टू माय गवर्नमेंट देन, थ्रू माय गवर्नमेंट नाउ। आई एम डीपली ऑनर्ड एंड इंडेटेड, एंड आई ट्राई टू मेक to do the best of what I possibly can. And in answer to your question, महनाज, मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया कि मैं इस फील्ड में क्यों हूँ। अच्छा, मैंने आपकी एक वीडियो देखी, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डिस्कस फ्यू ऑफ योर केसेस, बिकॉज लोग ये समझते हैं, देखिए ये बड़ा जेंडर्ड एक फील्ड है ना, फोरेंसिक्स, कि जी आपने बॉडी एक्सह्यूम की और फिर उसको, मतलब जिसको जो उर्दू में बात करते हैं उनके लिए कब्र कुशाई की, और फिर उसके DNA टेस्ट किए, और ये भी अभी एक रीसेंट केस की भी बात आ रही थी उसमें। अच्छा, तो ये सारी चीजें करके, तो मैंने एक वीडियो देखी आपकी कि वो वो तंबू लगा रहे हैं और आप बता रही हैं कि कैसे लगे, और वो एक कब्र खुदी हुई है और ये वो करके। तो इस तरह के केसेस, सो वी जस्ट थिंक कि ये तो ओनली मेन विल डू इट, सो आई थिंक आई डोंट सी एनी अदर women except you doing this. So tell him, दो तीन केसेस का तो बताइए। I don't either actually. I have yet to meet someone who is like me, to be honest. मुझे कोई मिला नहीं है अभी तक अपने जैसा, बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि शायद अगर 1/10 भी कोई मुझे ऐसा मिले तो बात है। काफी केसेस देखे हैं, कुछ हाई प्रोफाइल थे, कुछ जो रूटीन के केसेस होते हैं वो थे। एक्सह्यूमेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ मेडिको लीगल पर्सन, और मेरा काम ही है कि मैं देखिए, मैंने एक बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था, आपने आर्टिकल्स तो पढ़े हैं, वो भी शायद देखिएगा, व्हेन द डेड टॉक, जब मुर्दे बात करते हैं ना, तो उनकी हाँ, बात उसका सुनने बताएं वाले अब, वो केस, हाँ वो केस एक्सप्लेन करें। वो केसेस तो उसमें काफी सारे थे, मैंने काफी सारे उसमें केसेस ऐसे डिस्कस किए थे। मैं कोई भी ऐसा केस डिस्कस नहीं करती जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई इशू हो या कोई रिसेंट बस केस हो। जनरल तो मैं जनरल एक डिस्कस जेनेरिक सा करें। आपको, हाँ जेनेरिक सा मैं आपको बता सकती हूँ। मुर्दे की एक अपनी जबान होती है। मुर्दा हमें बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। अब वो सुनने के लिए कान चाहिए होते हैं, और उन दो कानों के बीच में दिमाग चाहिए होता है। मतलब कान तो है ही है सुनने के लिए, मगर साथ ही साथ कान, मतलब यूं समझिए हमतन गोश वाला। हमतन गोश का मतलब है पूरा जिस्म ही कान बन जाता है। ये जैसे हम कहते हैं ना, वो जो मुहावरा है, दैट इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन फॉर एक्सह्यूमेशन। मैंने हाथ से क्या महसूस किया, मैंने आंखों से क्या देखा, मेरी साइंटिफिक फाइंडिंग्स क्या थी, सो वो चीजें बहुत फर्क आती हैं। सो केसेस जो थे,
मैंने इसमें मैंने अपने बॉस के बारे में बताया, हामिद पडियार साहब थे, फरत मिर्जा साहब थे, जिन्होंने बाकायदा मुझे इस बात को पे ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से प्रॉपर पोस्टमार्टम करना है, प्रॉपर एक्सह्यूमेशन करना है, एंड लाइक हाउ एम आई गोइंग टू डू अबाउट इट, हाउ एम आई गोइंग टू गो अबाउट इट। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने सीखी और मैंने इम्प्लीमेंट की। तो फिर जैसे जैसे हाँ, कितने रेप केसेस देखे होंगे आपने? कितनी हजारों में, हजारों में। होमोसाइड्स? कोई बहुत मुश्किल केस 1999 से मैं कर रही हूँ, तो शायद हजारों में देख लिए होंगे। और 5 साल मुसलसल मैंने एग्जीमेशन किया है। और कराची और ठट्टा एंड बदीन वाले एग्जीमेशन हम लोग करते हैं कराची में रहते हुए। सो इन अ ईयर 23-24 एग्जीमेशन होते हैं। तो 5 साल मैं मुसलसल एग्जीमेशन टीम की मेंबर रही हूँ। सो आप हिसाब लगा लीजिए 5 साल को 23-24 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद अब मैं एज कन्वीनर होती हूँ कस्टोडियल डेथ्स में, एक्सह्यूमेशंस में। और अब मेरे पास एक टीम बन गई है, मैंने टीम्स बनाई हैं। इससे पहले हमने फोकस नहीं किया था टीम्स बनाने पे, मगर अब मैं टीम्स बना रही हूँ क्योंकि मुझे आगे एक रास्ता छोड़ना है कि लोग कैसे फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे और कैसे आगे आएंगे। मगर डॉक्टर साहब ये बताएं कि खवातीन को कैसे लाया जा सकता है इसमें ज्यादा? ये खवातीन को के अंदर से डर निकालना, ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा। पता नहीं क्यों खवातीन हम इतना डरती क्यों हैं, मुझे नहीं पता। शायद आई डोंट नो, पुलिस से भी हम डरते हैं। लोग अब जब एक बार डॉक्टर बन गए ना, तो फिर डर खत्म हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से डर नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर में डर नहीं होता, डॉक्टर दबंग होता है, डॉक्टर चाहे किसी भी खवातीन को फील्ड। मतलब एग्जुमेशन से डर लगता है, डेड बॉडी से डर लगता है, जनरली जो आपकी कॉलीग्स हैं किस चीज से डर आता है उनको? पुलिस से डर लगता है, ठीक है, मुलजिम से डर लगता है, विक्टिम से डर लगता है, सर्वाइवर से डर लगता है, एक्सह्यूमेशन से डर लगता है, कब्रिस्तान से डर लगता है। जिसको डर लगता है उसको सब चीज से डर लगता है। और जिसको डर नहीं लगता है, मेरे उसको पास क्या? आई एम अगेन, उसको डर नहीं लगता, मेरे पास आई एम अगेन। देखिए एम्पावरिंग होना है जरूरी। तो मैं अपनी, मेरे पास जो बच्चियां हैं, मेरे पास जो लड़कियां हैं इस वक्त, मैं उनको एम्पावर करने की कोशिश करती हूँ, हिम्मत दिलानी होती है। सो आई थिंक ये बॉसेस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं अपने पीछे 10 लड़कियां ऐसी ट्रेन करके जाती हूँ जो मेरे फुट स्टेप्स को फॉलो कर सके, तो मेरे ख्याल में कामयाब होंगी मैं। और हम्म। मेरे 26 सालों में आई एम द ओनली वन दैट आई सी, आई एम लिटरली द ओनली वन दैट आई सी। और इससे पहले एक हमारी थी एक और हमारी थी, बहुत अच्छी खातून थी, वो भी दबंग खातून थी, जिनके साथ मेरा अच्छा खासा वो रहा। बट मर्द हजरात को, ऐसी खवातीन को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। औरत तो औरत को करती है, मगर मर्द हजरात जो है ना इन पोजिशन ऑफ पावर, उनको जरूरी है कि वो औरतों को एम्पावर करें, जो हम्म। हिम्मत करके इस फील्ड में आए। अच्छा, इसमें बड़ी, क्योंकि बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटाइज टू द पेट्रियार्की ऑफ द सिस्टम, तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे आपको आपके हस्बैंड ने और आपके फादर ने बहुत सपोर्ट किया, बट व्हेन यू गेट आउट टू योर प्रोफेशन, देन यू गेट, मतलब यू वर लकी टू गेट गुड बॉसेस, बट यूजुअली ये होता है कि दे आर मेन हु पुश यू बैक। ओनली टू, ओनली टू गुड बॉसेस। अच्छा। मगर वो उस वक्त तक आपके अंदर इतनी एम्पावरमेंट और इतना यस। कॉन्फिडेंस आ, मतलब शुरू में ही अगर कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया जाए तो वो रह जाता है। अच्छा, आपने बात की कि आपने बड़े लाइक पजल्स की तरह आपने केसेस सुलझाए वगैरह वगैरह, तो मतलब जहां पर हम तो इस वक्त जनरली जब बात करें तो ऐसा ही लग रहा है कि हम गरीबों की बात करें, मतलब बहुत पावरफुल माफियाज और इस तरह के, ये ना करो वो ना करो, तो थ्रेट्स, हरेसमेंट, मेंटल स्ट्रेसेस, क्या क्या हुए आपके ऊपर? हरासमेंट तो जी काफी हुई है। हरासमेंट तो अपने लोगों ने की है, और उसकी लड़ाई भी की है, फाइट बैक भी किया है। एंड आप देख रहे हैं कहाँ बैठी हूं मैं, तो अंदाजा हो गया होगा कि जीता कौन था उसमें। एक लंबी लड़ाई थी जो लड़ी, और अब तक लड़ती हूँ, क्योंकि कभी खत्म नहीं होती हरासमेंट, तो कभी खत्म नहीं होती, किसी ना किसी फॉर्म में होती है। अच्छा, जो हाई प्रोफाइल केसेस के साथ प्रेशर आता है, वो बहुत आसान होता है टैकल करना, अगर आपके बारे में सबको ये यकीन हो दैट यू आर वन ऑनेस्ट, टू कॉम्पिटेंट एंड थ्री बोल्ड। तो ये तीन चीजें जो है ना, बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन होता है। तो इसकी वजह से मैं काफी हद तक बची हूँ। फिर लास्टली जो आप मेंटल स्ट्रेसेस की बात कर रही है ना, उससे बच निकलना बड़ा मुश्किल काम है। उससे बचा नहीं जा सकता, यू हैव टू बी डेड
not to have a mental stress in the kind of environment that we live in. इसमें मैंने उस मेंटल स्ट्रेस को जो मेरे पे आया, मैंने उसको पॉजिटिव लेके चली हूँ। और इनफैक्ट अब मैंने ऐसे मॉड्यूल्स डेवलप कर लिए जो मेरे जैसे लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पुलिस के लोग हों, चाहे वो जुडिशरी के लोग हों, चाहे वो प्रोसिक्यूटर्स के लोग हों, उनके लिए वाइकेरियस ट्रॉमा के प्रोटोकॉल्स बना दिए, जो मैंने अपने आप में फील किया कि मेरी चीज या मेरा एहसास या मेरा स्ट्रेस मुझे ओवर पावर कर रहा था, वो मेरे बाकी साथियों को भी कर रहा था। मैंने उनके लिए कोपिंग मैकेनिज्म्स के मॉड्यूल्स डेवलप कर दिए। तो एक लंबा रास्ता है, क्या क्या बताऊं आपको महनाज में। आप कह रही है 30 मिनट्स में मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको बता दूं, कोशिश कर रही हूँ। हाँ नहीं, बिकॉज दिस इज अच्छा, अब आपने बताया कि आपने किस तरह से यूर अ रोल मॉडल टू अदर्स, एंड सिंस यू हैव कंट्रोल ओवर द टीम दैट यू हैव, तो उसको आप डेवलप कर रही हैं। मगर मेरा ये ख्याल है कि बिकॉज नाउ यू आर linked to the federal government, I mean we are on in the same committee, so and you are, I mean, the key figure doing all the implementation modules and all of the anti-rape kit, तो उसमें यह है कि किस तरीके से और भी प्रोविंसेस में अब अपना काम फैला सकती हैं, बिकॉज आई थिंक आर प्रोविंसेस में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, यंग वुमेन मेन नीड टू नो यू, नीड टू नो योर वर्क। मतलब मैंने तो आपके आर्टिकल्स वगैरह देखे और आपका काम देखा, तो और आपके साथ कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई तो पता चला कि आप क्या कर रही हैं, जो आपके एंटी रेप सेल्स हैं और ये सारा कुछ करके। तो ये अब आगे का क्या इरादा है? अच्छा, आपको मैं एक बात बताती हूँ। आई एम प्रॉब्ली द ओनली पर्सन, लिटरली आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन, मेल फीमेल, who have had the opportunity, the honor to have worked in all 4 provinces and Gilgit. So ओके। I have not only done my work in Sindh, I am involved in Punjab, Balochistan, KP, and Gilgit as well. So, so much so that I can now say that I'm also working in Rasul Khaimah. So our prototypes are being implemented over there as well. So हमारा जो हमारा रास्ता आगे का है, वो मैं जहां जाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई बंदी, कोई ना कोई एक आदमी अगर मिले तो उसको एम्पावर कर सकूं। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ बंदियां डरती हैं, इट्स नॉट दैट कि ओनली फीमेल्स आर स्कैर्ड ऑफ मेडिको लीगल, नो 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 नो। you will it will be quite easy to find people who are men who are actually scared of this field just as much as women are. तो उनको एम्पावर करना भी एक अलग चीज है, उनको भी उतनी ही एम्पावरमेंट की जरूरत है। ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, सब्जेक्ट या ये फील्ड डिफिकल्ट है, तो इसमें औरत हो या आदमी हो उससे फर्क शायद नहीं पड़ता। इट्स द इनर दबंगनेस दैट हैज टू बी देयर। हम्म। कोशिश है और मेरी अच्छा, एम्पावर कर सकूं। तो केसेस को सुलझाने के मामले में लोगों ने रिश्वत देने की भी काफी कोशिश की होगी। अब तो कोई भी नहीं करता, अब तो बेचारे डरते बहुत हैं नहीं, क्योंकि अब आप तो उनको ऊपर, अब आप पहले। यू आर एट अनदर लेवल, बट व्हेन यू वर अप्रोचेबल, तो मतलब ये कि मैम ये हमारे हक में कर दें, कोई नहीं, यस मामू ने भांजे को रेप किया तो कोई नहीं, कोई नहीं, हो ही जाता है, यस दैट यस काइंड ऑफ यस थिंग। यस बहुत यस चलता रहा। हाँ हाँ हाँ, सो दैट इज चलता द रहा। थिंग। और थोड़ा थोड़ा देर में उनको अंदाजा होता रहा कि ये बिकने वाली नहीं है, जो होगा लिखेगी, बोल्ड है, कॉम्पिटेंट है, ऑनेस्ट है, 3 चीजें थी ना, तो ये लीथल कॉम्बिनेशन था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को समझ आ गई, तो इट टुक मी सम टाइम, बट यस, तो आई हैव बीन ऑफर्ड, यस, बिल्कुल करते रहे लोग ऑफर। या अच्छा, सुमैया ये बताएं कि अब आपका व्हाट आर योर गोल्स नाउ, मतलब क्या करना है, कहाँ पहुंचना है? मैं इस वक्त पिनिकल पे हूँ अपने करियर की। इससे माशाल्लाह। ऊपर माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके ऊपर और कुछ है नहीं जितना ऑनर मुझे पाकिस्तान में मिला। अब इस वक्त एशिया पैसिफिक रीजन में भी मैं, मतलब एशिया पैसिफिक रीजन में साउथ एशिया को पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी यूएनएफपीए के हेडक्वार्टर्स में जो मीटिंग थी न्यूयॉर्क में, वहां रिप्रेजेंट करके आई हूँ। थाईलैंड में किया है, कोरिया में किया है, कि सोचिए इस खत्ते से पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैं जाके वहां पर इस पूरे खत्ते की नुमाइंदगी करती हूँ। सो अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। इसके आगे क्या करना है? इसके आगे इम्प्लीमेंटेशन है बहुत बड़ा।
एंटी रेप एक्ट का, जो आपका और मेरा एक मुश्तरका हमने बीड़ा उठाया हुआ है। दूसरा, हम सिंध मेडिको लीगल एक्ट पे काम करके सिंध में, अब सिंध की हद तक हम उसको लेकर आ गए हैं। अब उसके रूल्स पे, उसकी डेवलपमेंट पे इंस्टीट्यूट बनाना है, एक मेडिको लीगल डायरेक्टरेट बनाना है, मेडिको लीगल के प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, एसओपीज बनाने हैं। तो समझिए कि आइंदा अम, आने वाले सालों के लिए एक रोड मैप पूरा रेडी करके देना है कि ये ए है और वो जी है, तो वहां तक जाने का रास्ता कैसे होगा। तो रास्ता बनाना वो मुश्किल काम है। सो द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप वाला मामला है ये। और हाँ। टू गो बिफोर आई स्लीप। Dr. Sumaya Said Tariq, thank you so much for your time and you're a star. यूर पाकिस्तान। और देखिए ये कॉन्स्टलेशन है, और ये सब मैं अपने प्रोग्राम में ये कहती हूँ, ये सब अनसंग हीरोज हैं, और हमारे पास बेहतरीन खवातीन मौजूद हैं पाकिस्तान में। यू रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, साउथ एशिया, अमेरिका, and all of that. But like simple recognition is important, and networking and staying together is very, very important. I wish you luck, and I hope to continue working with you. And I really hope that you'll be able to mentor young girls and boys and have more internships facilities available, and be the guiding light for them, because that is very, very important for more women to be in the field and to learn from the way you're spirited. You're a star. Thank you so much.